बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्ल पायरेट इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। पहला बाब। टाइगर अपने कमरे से तैयार होकर अभी बाहर निकला ही था कि अचानक राहदारी में एक लड़की भागती हुई उसकी तरफ आई। वो इस अंदाज में बेतहाशा दौड़ रही थी जैसे इसके पीछे पागल कुत्ते लग गए हों। राहदारी चौंके तंग थी, इसलिए टाइगर बेख्तियार साइड पर हो गया ताकि भागती हुई लड़की उससे टकरा न जाए। लेकिन इसके बावजूद बेतहाशा अंदाज में दौड़ती हुई लड़की इससे टकराई और फिर चीखती हुई उछलकर नीचे गिरी, जबकि टाइगर भी इसके टकराने की वजह से दीवार के साथ जा टकराया था। लेकिन बहरहाल वो संभल गया था, इसलिए वो नीचे ना गिरा था। लेकिन लड़की ने नीचे गिरकर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर एक झटके से नीचे गिरी और साकित हो गई। इसी लम्हे राहदारी के मोड़ से दो आदमियों के भागने की आवाजें सुनाई दी और दूसरे लम्हे वो दो लंबे कद के और वर्जिशी जिस्मों के मालिक आदमी तेजी से दौड़ते हुए राहदारी में आए। और टाइगर उन्हें देखते ही समझ गया कि ये जेर जमीन दुनिया से ताल्लुक रखने वाले उबाश लोग हैं। ये पड़ी है, इनमें से एक ने लड़की को देखते हुए और इसकी तरफ भागते भागते अपने साथी से कहा, ठहरो, रुक जाओ, कौन हो तुम और ये लड़की कौन है? टाइगर ने इनके करीब पहुंचने पर कहा, लेकिन दूसरा लम्हा टाइगर के लिए भारी साबित हुआ, क्योंकि इनमें से एक आदमी का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे कोई भाला इसके पेट में उतरता चला गया हो। और लम्हे के 1000वें हिस्से में इसका जहन इस तरह तारीक पड़ गया जैसे मेन स्विच ऑफ होने से यकलख्त रोशनी गायब हो जाती है। लेकिन फिर जिस तरह इसके जहन पर तारीकी ने गलबा पाया था, इसी तरह इसके जहन में रोशनी भी तेजी से फैलती चली गई। और फिर जैसे ही इसका शऊर जागा, इसे बेख्तियार उठने की कोशिश की। अभी लेटे रहो, तुम शदीद जख्मी हो, एक तुस्वानी आवाज सुनाई दी। तो टाइगर ने बेख्तियार सर मोड़कर उधर देखा और उसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि जिस पलंग पर वो लेटा हुआ था, इसकी साइड पर कुर्सी रखे रोजी रोस्कल मौजूद थी और ये आवाज भी रोजी रोस्कल की थी। तुम, ये मैं कहाँ हूँ? टाइगर ने रोजी रोस्कल को पहचानते हुए कहा और इसके साथ ही इधर उधर देखने लगा। और फिर दूसरे लम्हे वो बेख्तियार उठकर बैठ गया। गो इस तरह उठने में इसे पेट के निचले हिस्से में तकलीफ का एहसास हुआ, लेकिन बहरहाल वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वो अपने कमरे में और अपने ही बेड पर मौजूद है। तुम अपने कमरे में हो, रोजी रोस्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहाँ कैसे आई हो और मुझे यहाँ कौन लाया है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं अपने कदमों पर चलकर आई हूँ, जबकि तुम्हें मैं उठाकर ले आई हूँ, रोजी रोस्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो टाइगर ने अपनी शर्ट पेट से हटाई तो पेट पर बाकायदा बैंडेजेस मौजूद थी। ओह ओह, वो लड़की, क्या हुआ था मुझे मुझे तफसील बताओ, टाइगर ने चौंकते हुए कहा। लड़की? क्या मतलब? मैं तुमसे मिलने आई थी। जब मैं राहदारी में पहुंची तो तुम फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे और तुम्हारे पेट से खून बह रहा था। मैंने तुम्हारी हालत देखी तो मैं समझ गई कि तुम्हारे पेट में चाकू मारा गया है और चाकू जहरीला था। तुम्हारी हालत खराब हो रही थी, जिस पर मैंने तुम्हारी जेबों की तलाशी ली और फिर तुम्हारी जेब से तुम्हारे कमरे की चाबी मिल गई। चुनाचा मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला और तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कमरे में मेडिकल बॉक्स मौजूद है। चुनाचा मैंने वो मेडिकल बॉक्स उठाया और फिर तुम्हारे जख्म को साफ करके इसकी बैंडेज की और इसके बाद जहर दूर करने के इंजेक्शन लगाए और फिर बैठी तुम्हारे होश में आने का इंतजार करती रही हूँ। क्या किसी लड़की की खातिर तुम जख्मी हुए हो? मुझे बताओ, कौन है लड़की वो, ताकि मैं भी देखूं कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसके लिए तुम जैसा कठोर जख्मी हो गया है। रोजी रोस्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा बेहद शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकला ही था कि एक लड़की बेतहाशा अंदाज में दौड़ती हुई राहदारी में आई। मैंने इससे बचने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो मुझसे टकराकर नीचे गिरी और बेहोश हो गई। इसीलिए मैं दो उबाश से आदमी भी उसके पीछे दौड़ते हुए आए। मैंने उन्हें रोका तो उनमें से एक ने मेरे पेट में कोई चीज़ मारी और मेरा ज़हन एक लम्हे में तारीक पड़ गया। अब मुझे होश आया है तो तुम यहाँ मौजूद हो और चूंकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दिया है, इसलिए अब तुम जा सकती हो, टाइगर ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम मुझे धक्के देकर यहाँ से निकालोगे? रोजी रोस्कल ने यकलख गसीले लहजे में कहा। ओह नहीं, क्योंकि तुम बेहद समझदार हो, इसलिए धक्के देने की नौबत नहीं आएगी, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम नेकी का ये सिला दे रहे हो। अगर मैं तुम्हारा इलाज ना करती तो अब तक जहर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल चुका होता और तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर चुके होते, रोजी रोस्कल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा कर तो दिया है, और क्या करूं? कहो तो इलाज की रकम भी दे दूं। बोलो, कितनी रकम दूं? टाइगर ने इसी तरह सख्त लहजे में कहा।
हो, तो ये बात है। ठीक है, तुमने इस लड़की के पीछे जाना होगा। जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ और इस आदमी ने तो तुम्हें ज़हरीला चाकू मारा है। मैं तुम्हें गोली मार दूँगी। रोज़ी रॉस्कल ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ चाहे जाऊँ। और सुनो, मैंने अब तक तुम्हें इसलिए बर्दाश्त किया है कि तुमने बहरहाल मेरे लिए कुछ किया है, वरना मैं तो तुम जैसी लड़कियों की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता। इसलिए खामोशी से चली जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। टाइगर ने भी गुस्सीले लहजे में जवाब दिया, ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे उस्ताद से बात करती हूँ। मैं उसे बताती हूँ कि तुम लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो। रोजी ऑस्कर ने चीखते हुए लहजे में कहा और तेजी से मुड़ गई। सुनो, टाइगर ने गुर्राते हुए लहजे में कहा तो रोजी बेख्तियार मुड़ गई। क्या है अब? रोजी रॉस्कल ने पहले से ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा, अगर तुमने इमरान साहब से मेरे मुतालिक झूठ बोला तो गोली मार दूंगा, समझी? टाइगर ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, ये बात है तो मैं अभी और इस वक्त तुम्हारे सामने बात करती हूँ। मार दो मुझे गोली, मैं देखती हूँ कैसे मारते हो मुझे गोली। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरा नाम रोजी रॉस्कल है। अगर तुमने जख्मी ना होते तो जिस तरह तुमने मुझे जाने के लिए कहा है, मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ देती। रोजी रॉस्कल ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा और इसके साथ ही वो साइड तपाई पर मौजूद फोन पर झपट पड़ी। तो टाइगर ने तेजी से जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे इसका हाथ बाहर आया तो इसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था और इसके चेहरे पर यकलख्त सफाकी के तासुरात उभर आए। हो, इसमें टोन ही नहीं है। ठीक है, मैं बाहर कर लेती हूँ, रोजी ऑस्कर ने कहा और तेजी से मुड़ी, लेकिन फिर टाइगर के हाथ में मशीन पिस्टल देखकर इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? क्या तुम वाकई मुझे गोली मारने वाले थे? रोजी रॉस्कल ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। इसके चेहरे के अजलात यकरक सुकड़ गए थे और इसका चेहरा किसी भूखी और खूंखार बिल्ली जैसा हो गया था। आंखों से शोले निकलने लगे थे। हाँ, और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ, टाइगर ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। लेकिन रोजी रॉस्कल यकलख्त किसी उकाब की तरह इस पर झपटी, लेकिन दूसरे लम्हे यकलख चीखती हुई उछल कर एक धमाके से मेज की साइड पर पड़ी हुई कुर्सी से टकराकर नीचे गिरी। टाइगर ना सिर्फ इसके हमला करते ही तेजी से एक तरफ हट गया था और रोजी रॉस्कल इसके अचानक हट जाने की वजह से कुर्सी से टकराकर नीचे जा गिरी थी। नीचे गिरते ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर इसका जिस्म एक झटका खाकर साकित हो गया। वो बेहोश हो चुकी थी। क्या मुसीबत गले पड़ गई है? टाइगर ने इसे बेहोश देखकर बड़बड़ाते हुए कहा। इसने मशीन पिस्टल वापस जेब में डाली और आगे बढ़कर इसने जब फर्श पर औंधी पड़ी हुई रोजी रॉस्कल को सीधा किया तो इख्तियार चौंक पड़ा। इसकी दाएं कनपट्टी के ऊपर से सर से खून बह रहा था। लोहे की कुर्सी का साइड रॉड शायद इसके सर से टकराया था। टाइगर ने झुककर उसे उठाया और बेड पर डाल दिया और फिर वो मुड़कर एक तरफ पड़े हुए मेडिकल बॉक्स की तरफ बढ़ गया। ख्वाह-मख्वाह का अज़ाब, न जाने कहाँ से टपक पड़ी नॉनसेंस। टाइगर मुसलसल बड़बड़ा रहा था, लेकिन ज़ाहिर है, वो अब इसको इस ज़ख्मी हालत में तो उठाकर कमरे से बाहर ना फेंक सकता था। इसने इसका ज़ख्म साफ करके बैंडेज की और फिर एक इंजेक्शन लगा दिया, ताकि वो जल्द अज़ जल्द होश में आ सके। इंजेक्शन लगाकर इसने मेडिकल बॉक्स दोबारा मखसूस जगह पर रखा और फिर वो फ़ोन की तरफ बढ़ गया, क्योंकि ये बात इसके लिए भी नई थी कि फ़ोन में टून नहीं है। इसने रिसीवर उठाया तो वाक़ई इसमें टून मौजूद ना थी। इसने रिसीवर वापस रखा और फिर मोड़ा तो इसी लम्हे रोजी रॉस्कल ने कराते हुए आंखें खोल दी। मैंने तुम्हारा बैंडेज कर दी है, अब तुम ठीक हो, इसलिए तुम जा सकती हो, टाइगर ने संजीदा लहजे में कहा। तो रोजी रॉस्कल की बेख्तियार उठकर बैठ गई। इसने अपने सर पर हाथ फेरा और फिर इसके चेहरे पर यकलख्त बड़ी मुसरत भरी मुस्कुराहट बिखर गई। ओह, तुमने मेरी बैंडेज की है? वेरी गुड, बेहद शुक्रिया। तुम वाकई अच्छे आदमी हो। बस तुम्हारे दिमाग के चंद पेच ढीले हैं, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं इन्हें कस लूंगी, रोजी ने मुसरत भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही वो बेड से नीचे उतर आई। आखिर तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़ गई हो? क्या तुम्हें कोई और आदमी नहीं मिलता? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। बाकी आदमी तो मेरे पीछे दुम हिलाते फिरते रहते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, इसलिए तुम मुझे पसंद आए हो। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊंगी। और ये सुन लो कि रोजी किसी को एक ही बार माफ करती है, और एक बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आइंदा तुमने पहले जैसी बात की तो फिर किसी सूरत माफ नहीं करूंगी। हाँ, रोजी रॉस्कल ने कहा और तेजी से चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाय। दरवाजे के करीब रुककर उसने मुस्कुराते हुए बड़ी अदा से हाथ हिलाया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। खसकम जहाँ पाक, नॉनसेंस। न जाने किस ढीठ मिट्टी की बनी हुई है कि किसी बात का असर ही नहीं होता इस पर। टाइगर ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा। इसने झुककर नीचे गिरी हुई कुर्सी सीधी की और फिर वो खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर इसने दरवाज़ा लॉक किया और इसके साथ ही इसकी नज़रें राहदारी के फर्श पर पड़ी, जहाँ इसके खून के धब्बे मौजूद थे।
तो इसके जहन में फ़ौरन ही वो भागती हुई लड़की और इसके पीछे आने वाले दोनों ओबाश आदमी आ गए। इतनी बात तो वो जानता था कि लड़की और इसके पीछे आने वाले निचली मंजिल से ऊपर आए हैं, क्योंकि इस चौथी मंजिल पर सिर्फ इन लोगों के कमरे थे, जो मुस्तकिल बुनियादों पर रहते थे और इनमें से भी आधे से ज़्यादा खाली थे। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोगों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। वो 33 कदम उठाता राहदारी के आखिर में गया और फिर सीढ़ियाँ उतरता हुआ निचली मंजिल पर पहुंचा तो इसी लम्हे एक वेटर ट्रॉली धकेलता हुआ एक कमरे से बाहर आया। सलाम साहब, वेटर ने टाइगर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि टाइगर यहाँ तवील अरसे से रह रहा था, इसलिए होटल का सारा अमला इससे अच्छी तरह वाकिफ था। असलम, अभी तकरीबन 1 घंटा पहले एक लड़की दौड़ती हुई ऊपर की मंजिल में आई। इसके पीछे दो ओबाश आदमी थे। ये लड़की और दोनों आदमी इसी मंजिल से ही ऊपर आए थे। कौन थे वो और क्यों वो इस लड़की के पीछे पड़े थे? टाइगर ने कहा। वो जनाब, मुझे तो मालूम नहीं है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ड्यूटी पर आया हूँ, असलम ने कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर ट्रॉली धकेल कर तेजी से आगे बढ़ने लगा। सुनो, टाइगर ने घुर्राते हुए कहा। जी साहब, मैं, असलम ने घबराए हुए लहजे में कहा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो असलम, इसलिए बेहतर यही है कि सब कुछ मुझे बता दो। बहरहाल तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने गलत बयानी या झूठ बोला तो दूसरा सांस ना ले सकोगे। टाइगर ने घुराते हुए कहा। जनाब, वो टोनी के आदमी थे। अगर टोनी को मालूम हो गया कि मैंने आपको बताया है तो वो मुझे मेरे बच्चों समेत हलाक कर देगा। मुझ पर रहम करें जनाब, असलम ने गिड़गिड़ाए हुए लहजे में कहा। तुम ये ट्रॉली पहुंचाकर मेरे कमरे में हॉट कॉफी लेकर आओ, समझे? और फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा, टाइगर ने कहा। लेकिन साहब, आप क्यों इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं? प्लीज ऐसा ना करें और मुझे जाने दें, असलम ने और ज्यादा घबराए हुए लहजे में कहा। जो मैंने कहा है वो करो, वरना टोनी तो बाद में तुम्हें कुछ कहेगा। मैं पहले तुम्हारा खात्मा कर सकता हूँ, टाइगर ने घुराते हुए लहजे में कहा। जी अच्छा, आप चले, मैं आ रहा हूँ, असलम ने कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ मुड़ा और फिर ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचकर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और असलम ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये राहदारी में खून किसका है साहब? असलम ने ट्रे को मेज पर रखते हुए कहा। ये मेरा है। मैंने इन दोनों को रोकने की कोशिश की तो इनमें से एक ने मेरे पेट में कोई जहरीला चाकू या खंजर दे मारा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, तो ये मसला है। वो हैं ही ऐसे, असलम ने कॉफी की प्याली तैयार करके टाइगर के सामने रखते हुए कहा। अब मुझे बताओ कि मसला क्या है? वो लड़की कौन थी और ये दोनों आदमी कौन थे और क्यों इस लड़की के पीछे भाग रहे थे? टाइगर ने कॉफी की प्याली उठाते हुए कहा। जनाब, इस लड़की का नाम भागी है और ये माहीगीरों की बस्ती में रहती है। इसके बाद माहीगीरों का सरदार माजू है। ये लड़की हर माह की 10 तारीख को यहाँ इस होटल में एक कमरा लेकर रहती है। इसके पास इंतहाई कीमती सच्चे मोती होते हैं और जो लोग इन मोतियों को खरीदने आते हैं वो यहाँ इस कमरे में इस लड़की को रकम देकर मोती खरीद कर ले जाते हैं। और गुज़िश्ता 6-7 माह से ये काम चल रहा है। टोनी इस धंधे का मिडल मैन है, लेकिन इस बार शायद टोनी की नीयत खराब हो गई। इसने राजा ग्रुप के ये 2 आदमी मंगवाए। उन्होंने इस लड़की को डरा धमकाकर इससे मोतियों की थैली छीनने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की कमरे से भागकर निकल गई और ऊपर चढ़ गई। वो दोनों इसके पीछे गए और फिर जब वो वापस आए तो वो लड़की उनके कांधे पर लदी हुई थी। टोनी भी इस दौरान आ गया था और फिर वो इन दोनों को लड़की समेत लेकर चला गया। बस मुझे इतना मालूम है, क्योंकि मैं इस वक्त किचन रूम से बाहर बैठा हुआ था। वहां से ये सब कुछ साफ नजर आ रहा था, असलम ने कहा और इसके साथ ही वो तेजी से मुड़ गया। रुक जाओ, टाइगर ने कहा तो असलम मुड़ा और टाइगर ने जेब से एक बड़ा नोट निकाला और असलम के हाथ में दे दिया। बस अब सब कुछ भूल जाओ, टाइगर ने कहा तो असलम ने जल्दी से नोट जेब में डाला और फिर ट्रे उठाकर तेजी से मुड़ा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद टाइगर उठा और कमरे से बाहर आ गया। टोनी इस होटल का मैनेजर था और जेर जमीन दुनिया में एक बड़ा गुंडा समझा जाता था। टाइगर तेज तेज कदम उठाता सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में आया और फिर काउंटर की तरफ बढ़ गया। काउंटर पर एक नौजवान मौजूद था। जैकी, टोनी कहाँ है? टाइगर ने इस नौजवान से मुखातिब होकर कहा। वो तो बाहर गया हुआ है जनाब, अभी 1 घंटा पहले गया है, जैकी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया तो टाइगर ने इस्बात में सर हिलाया और फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बाहर पार्किंग से इसने अपनी कार निकाली और फिर वो कार चलाता हुआ सीधा साहिल समुद्र की तरफ बढ़ता चला गया। वो पहले इस माहीगीर सरदार से मिलना चाहता था, क्योंकि ये बात इसके हलक से ना उतरती थी के माहीगीर की नौजवान लड़की इस तरह इस बदनाम होटल के कमरे में आकर रहे और मोती फरोख्त करे। और वैसे भी इसने लड़की को जिस हद तक देखा था वो किसी सूरत भी किसी माहीगीर की लड़की ना लगती थी। थोड़ी देर बाद वो साहिल समुद्र पर पहुंच गया और फिर इसने कार का रुख माहीगीरों की बस्ती की तरफ मोड़ दिया। वो चूंकि पहले भी कई बार वहां गया था, इसलिए इसे रास्ता मालूम था। थोड़ी देर बाद वो बस्ती के पास पहुंच गया। इसने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो आगे बढ़ता चला गया।
सरदार मांझू से मिलना है। कहाँ होगा वो? टाइगर ने एक नौजवान से मुखातिब होकर कहा। वो अपने डेरे पर ही होता है जनाब। नौजवान ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि वो इस डेरे पर पहले भी एक बार जा चुका था। वो तंग और गंदी गलियों से गुजरता हुआ एक अहाते तक पहुंच गया, जहां चारपाइयां बिछी हुई थीं और इन पर माहीगीर बैठे हुए थे, जबकि एक तरफ एक लकड़ी की बड़ी सी कुर्सी पर एक लंबे कद और भारी जिस्म का उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। इसकी मूछें बड़ी बड़ी थीं और चेहरे से ही वो खासा होशियार और सख्त आदमी लगता था। टाइगर को वहां देखकर वो सबकी तरफ मुतवज्जा हो गए। सरदार मांझू कौन है? टाइगर ने आते के अंदर दाखिल होते हुए कहा। जी, मेरा नाम सरदार मांझू है, लेकिन आप कौन हैं? इस मूंछों वाले आदमी ने उठकर खड़े हुए होते हुए मौदबाना लहजे में कहा। लेकिन 2 3 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो एक बूढ़ा आदमी सरदार था। अब मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, टाइगर ने कहा। जी, वो मेरा चचा था, सरदार दिलावर। वो पिछले साल फौत हो गया है। अब मैं सरदार हूँ, इस मूंछों वाले ने कहा। क्या यहाँ अलहदा कोई जगह है जहाँ कोई बात की जा सके? टाइगर ने कहा। हाँ, आइए, सरदार मांझू ने कहा और मुड़कर एक तरफ बने हुए छप्पर की तरफ बढ़ गया, जिसके दरवाजे पर मेला सा पर्दा लटका हुआ था। इसने पर्दा हटाया तो अंदर लकड़ी की 3 कुर्सियां और एक चारपाई पड़ी हुई थी। बैठे जनाब, सरदार मांझू ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया। जी फरमाइए, क्या हुक्म है? सरदार मांझू ने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए गौर से टाइगर की तरफ देखते हुए कहा। मैंने सच्चे मोती खरीदने हैं और दूसरों से ज्यादा कीमत दूंगा, टाइगर ने कहा तो सरदार मांझू बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। सुच्चे मोती? लेकिन हम तो माहीगीर हैं जनाब, मछलियां पकड़ते हैं, हमारे पास सुच्चे मोती कहाँ से आ गए? ये ठीक है कि कभी कभार साहिल से कोई ऐसी सीप मिल जाती है जिससे मोती होता है, लेकिन वो तो फौरी फरोख्त कर दिया जाता है, सरदार मांझू ने जवाब दिया। मुझे इत्तला मिली है कि तुम्हारी बेटी शहर के एक होटल में हर माह की 10 तारीख को सच्चे मोतियों की थैली फरोख्त करती है और खरीदने वाले वहां जाकर इससे खरीदते हैं, टाइगर ने कहा। मेरी बेटी? ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। 2 लड़के हैं और बस। और फिर मेरी अगर बेटी होती भी तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं अपनी बेटी को अकेले शहर के किसी होटल में भेजता? नहीं जनाब, हम माहीगीर गरीब जरूर हैं, लेकिन बेगैरत नहीं हैं, सरदार मांझू ने कहा तो टाइगर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। मुझे तो बाकायदा तुम्हारा नाम बताया गया है कि बेचने वाली माहीगीरों की बस्ती के सरदार मांझू की बेटी भागी है, वरना मैं तो तुम्हें देख ही पहली बार रहा हूँ। मैं तुम्हारा नाम कैसे जान सकता था? टाइगर ने कहा। मेरा नाम लिया गया है? ये कैसे हो सकता है जनाब? मेरा क्या ताल्लुक? सरदार मांझू ने कहा तो टाइगर इसके लहजे से ही समझ गया था कि वो जो कुछ कह रहा है दुरुस्त कह रहा है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये किन लोगों का काम है? क्योंकि तुम्हारा नाम लेने से तो यही जाहिर होता है कि वो बहरहाल तुम्हें जानते हैं, टाइगर ने कहा। जनाब, मैं क्या कह सकता हूँ, हमारी नस्लें यहाँ सदियों से रह रही हैं। यहाँ तो कभी इतने मोती नहीं मिले कि जिनसे थैली भर जाए, और वो भी हर माह। नहीं जनाब, इतने मोती तो शायद मैंने ख्वाब में भी ना देखे होंगे। और अगर इतने मोती हमारे पास होते तो हम यहाँ इन गंदी झोपड़ियों में रहते। वैसे भी पाकिस्तान के साहिल के करीब मोती वाली सीपियाँ सिरे से मिलती ही नहीं, सरदार माजू ने जवाब देते हुए कहा। ये तो तुम्हें मालूम होगा कि ऐसे मोती कहाँ से मिलते हैं। चलो वहाँ का पता बता दो, टाइगर ने कहा। नहीं जनाब, ये हकीकत है कि हमें इल्म नहीं है। हम मछलियाँ पकड़ने दूर दूर तक चले जाते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से मोती मिल सके। फिर जनाब, ये सीपियाँ तो समुद्र की तह में होती हैं, इंतहाई गहराई में, और हम तो इतनी गहराई में जा ही नहीं सकते, सरदार माजू ने जवाब देते हुए कहा। ओके, बेहद शुक्रिया, तुम्हारा वक्त लिया, इसलिए ये रख लो, टाइगर ने जेब से एक बड़ा नोट निकालकर सरदार के हाथ पर रखते हुए कहा। ओह, बेहद शुक्रिया जनाब, लेकिन जो सच है वो मैंने बता दिया है, सरदार माजू ने मुसरत भरे लहजे में कहा और नोट जेब में रख लिया। टाइगर इस अहाते से निकलकर वापस इन गलियों से गुजरता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ा तो कार के करीब 2 उधेड़ उम्र माहीगीर आपस में खड़े बातें कर रहे थे। टाइगर के करीब पहुंचने पर उन्होंने टाइगर को सलाम किया। ये बताओ कि सरदार माजू की कितनी औलादें हैं? टाइगर ने कहा। इसके 2 बेटे हैं जनाब। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? इनमें से एक माहीगीर ने चौंक कर पूछा। वैसे ही पूछ रहा हूँ, टाइगर ने कहा और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेजी से वापस दौड़ी चली जा रही थी। जाहिर है अब असल बात इससे टोनी से ही मालूम की जा सकती थी, लेकिन टोनी से तो रात को वापस जाकर भी मालूम कर सकता था। इसलिए उसने फौरी तौर पर इस मामले पर काम करने की बजाय फिलहाल उसे जहन से झटक दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।